दोस्तों आखिर मिल ही गया 25 फरवरी 2026 वाला विज्ञान का पेपर। इस पेपर को आप जरूर से तैयार कर लेना क्योंकि ये 25 फरवरी 2026 को आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है। आपका कल है आपका विज्ञान का पेपर और विज्ञान के पेपर में ये पेपर आपका 100% छपने वाला है, इसलिए इस पेपर को जरूर से तैयार कर लेना। इस पेपर में जो क्वेश्चन है आपके पूरे बोर्ड एग्जाम 2026 में छपने वाले हैं, यानी कि आपका जो कल पेपर है विज्ञान का उसमें पूरा 100% छपेगा, इसकी गारंटी है। इसलिए इस पेपर को आपको तैयार करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसलिए इस पेपर को तैयार करके ही जाना, वरना आप बाद में बहुत पछताओगे। इसलिए सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको ये जो आपका कोड है 980, ठीक है, और यहाँ पर ये विज्ञान का वायरल पेपर है, बहुत ही वायरल पेपर है और आपके बोर्ड एग्जाम में आने के पूरे चांस है। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, अपना कोड मिला लीजिए 824 सीके, ठीक है, आपके पेपर का कोड है 824 सीके और यही बिल्कुल कल आपके पेपर में छपने वाला है। इसके अलावा एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसकी बात की गारंटी, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग अपना अनुक्रमांक भरेंगे और अपना यहाँ पर नाम भरेंगे, ठीक है, ये हर पेपर में दिया होता है, आप लोग यहाँ पर अच्छे से भर लीजिएगा, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपका इस पेपर में कोई गलती भी हो जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने आंसर शीट वाले पेपर पे आप लोग सही से लिखिएगा, ठीक है। और ये 2026 का एकदम वायरल पेपर है, इसलिए इसको जरूर से तैयार कर लेना। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए ये 2026 का विज्ञान का पेपर है, आपका कल पेपर है 25 फरवरी को विज्ञान का, ठीक है, तो इस पेपर को जरूर तैयार कर लेना। सबसे पहले आपको यहाँ पर निर्देश पढ़ के बता देता हूँ आपको निर्देश में क्या क्या दिया है और आपको क्या क्या जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा, ठीक है, आपको 3 घंटे में पूरा पेपर को सॉल्व करना है और 15 मिनट इस पेपर को पढ़ना है। लेकिन आप लोगों को पेपर नहीं पढ़ना है क्योंकि अगर आप 15 मिनट तक पेपर पढ़ते रह जाएंगे तो आपको टाइम बहुत कम मिलेगा, ठीक है, इसलिए आप 15 मिनट प्रयास कीजिएगा कि इन्हीं प्रश्नों को हल करने में, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर निर्देश देख लीजिए क्या क्या दिया गया है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या है कि प्रश्न 2 खंडों में विभाजित होगा, अ में और ब में, ठीक है, अ में होगा और ब में होगा, यानी कि आपको अ में क्या मिलेगा, बहुविकल्पी प्रश्न है, और ब में आपको लिखने वाले प्रश्न मिलेंगे जिसको बोलते हैं क्या, वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है, वर्णनात्मक प्रश्न आपको मिलेंगे लिखने के लिए, ठीक है। तीसरा आप देखिए क्या कहा है, खंड अ तथा खंड व 3 उपसर्ग 1 2 3 में विभाजित होंगे, ठीक है। जो आपका खंड अ है वो खंड ब है, वो 3 उपसर्ग में क्या होगा, विभाजित होगा, ठीक है, यानी कि आपका फिजिक्स से आएगा, केमिस्ट्री से आएगा और बायो से आएगा, तीनों से मिलाकर आपका 3 उपखंड बन गया, ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा उपसेट, ठीक है। अब चौथा निर्देश क्या दिया गया है, प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, ठीक है, ये सबको पता है, जिनमें सही विकल्प का चयन करना होगा और उसको ओएमआर पर लिखना होगा, ठीक है। और दूसरे बात क्या कहा गया है, यहाँ पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से ही आपको ओएमआर भरना है, ठीक है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर यहाँ क्या कहा गया है, ओएमआर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटना नहीं है आपको, ठीक है, और इरेजर और व्हाइटनर का भी प्रयोग नहीं करना है, ठीक है, वरना अगर आप कर देंगे तो आपको उसका नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए आपका अगर गलत ही है तो आप गलत ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पांचवा क्या कहा गया है, खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्नों हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 है, यानी कि आपको एक बहुविकल्पी प्रश्न के आपको कितने नंबर दिए जाएंगे, 1 नंबर, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है और प्रत्येक वर्णनात्मक प्रश्न के निर्धारित अंक दिए गए, ठीक है, आपको कोई प्रश्न देगा और उसके सामने उसका नंबर दे देगा कि ये 5 नंबर का है या फिर 4 नंबर का है, अभी आपको दिखाने वाले, ठीक है। सबसे पहले आपको ये सब पता होना चाहिए। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है और प्रत्येक वर्णनात्मक प्रश्न के उसके सम्मुख अंक दिए गए हैं, ये तो आपको पता है, ठीक है। खंड ब के प्रत्येक उपभाग के सभी प्रश्नों को एक साथ हल करना आवश्यक है, प्रत्येक उपभाग नए खंड से प्रारंभ किए जाए, ठीक है। आपको जो भी अगर फिजिक्स का लिखना है तो आप दूसरे पेज से पलट के लिखेंगे, अगर आपको केमिस्ट्री का लिखना है तो भी आप पेज पलट के लिखेंगे और बायो का लिखना है तो भी आप पेज पलट के लिखेंगे, ठीक है, और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, ये आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं हम सीधा अपने क्वेश्चन की ओर और देख लेते हैं आखिर कौन कौन से क्वेश्चन जो आपके कल बोर्ड एग्जाम में छपने वाले हैं और बहुत ज्यादा जरूरी है, इनको तैयार करके ही जाना, ठीक है। सबसे पहले आपके यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है और इसे एक क्वेश्चन जरूर से बनेगा, ठीक है। किस लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है, तो इसमें कौन सा लेंस हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, अवतल लेंस, बहुत ही राइट आंसर है इसका, इसलिए आपको अवतल लेंस बहुत ध्यान से पढ़ के जाना है, ठीक है। अवतल लेंस से एक क्वेश्चन जरूर से बनेगा, लेंस समझिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सिर के ठीक ऊपर स्वच्छ आसमान कैसा दिखता है, तो स्वच्छ आसमान कैसा दिखता है आपको पता होगा कि जो आपका नीले रंग का दिखता है, गहरे नीले रंग का, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो आपका सी हो जाएगा, नीलाभ, यानी कि गहरे नीले रंग का दिखता है। अब चलते हैं अपना तीसरे प्रश्न की ओर, ये रहा आपका तीसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न ही बहुत इंपॉर्टेंट, इसको जरूर तैयार कर लेना, पेपर में यही 100% छपने वाला है, ठीक है। किस वस्तु का सीधा आभासी तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए निम्न में से कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो आपको पता होगा कि जो आपका अवतल दर्पण होता है उसका प्रयोग किया जाता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब अगर आपको सीधा देखना है, आभासी देखना है तथा वस्तु से बड़ा देखना है, ठीक है, ये हो गया। अब चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, द्विउत्तल यानी कि जिसको उभयोत्तल भी बोलते हैं, लेंस के किस बिंदु से गुजरने वाली प्रकाश की कोई भी किरण अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लेंस का प्रकाशीय केंद्र, ठीक है, आपको ध्यान रखना और यही क्वेश्चन कल आपके पेपर में आएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए,
एक विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोधक के दो सिरों के बीच विभवांतर का मात्रक होता है। तो विभवांतर का मात्रक पूछा तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है आपको पता होगा, वोल्ट। ठीक है, तो वोल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप छठवां प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। समान मान वाले तीन प्रतिरोधों को समांतर संयोजन क्रम में जोड़ा गया है। इस संयोजन के उनका परिणामी प्रतिरोधों के तुलना में होगा। तो क्या होगा, 1/3। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/3। आपको ऑप्शन में 4 दे देगा, लेकिन इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1/3 ही होगा। ठीक है, सातवां क्वेश्चन देखिए, एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, सरल रेखी। ठीक है, सरल रेखी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देखिए, अब आठवां क्वेश्चन देखिए आपका दिया है उपभाग 2 से, जो आपका आता है केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र आपको पता होगा N2CO3.10H2O, ये धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, नौवां क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर तैयार करके चले जाना, पेपर में यही आने वाला है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय युग्म है, तो सजातीय युग्म कौन सा, इसमें देखिए यहाँ पर देखिए CHO लिखा है और यहाँ पर भी CHO ही लिखा है, इसलिए ये सजातीय युग्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट के देख सकते हैं, यहाँ पर CH4 है, तो यहाँ पर CH4 नहीं है, इसलिए सजातीय युग्म नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, CHO और CH3 CHO। ठीक है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम 10वां प्रश्न को, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है। 10वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका Cu हो जाएगा, Cu मतलब कॉपर। ठीक है, अब 11वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से यानी कि 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो इसका पीएच मान क्या हो जाएगा। जो नीले को लाल कर दे उसका पीएच मान हमेशा 7 से कम होगा। ठीक है, तो 7 से कम इसमें कौन सा है देख लीजिए, 7 से कम 6 ही है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6। ठीक है, अब 12वां क्वेश्चन देखिए, पीतल है, तो पीतल क्या है आपका एक मिश्र धातु है, क्योंकि पीतल दो धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा मिश्र धातु। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस यौगिक में कीटोन समूह उपस्थित है। तो आपको पता होगा कीटोन समूह जिसमें CH3 और COOH जिसमें डबल O होता है वही आपका कीटोन समूह होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न जो कि जो आपके बायोलॉजी वाले सेक्टर से आया है और बायोलॉजी वाले क्वेश्चन से ही आपको टोटल 6 क्वेश्चन यहाँ पर दिखने को आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, तो कौन सा सबसे लंबा भाग है, वृहदांत। ठीक है, वृहदांत सबसे लंबा भाग होता है मानव आहार नाल का। ठीक है, और 15वां क्वेश्चन देखिए, पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है, और ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको जरूर से तैयार करके चले जाना है आपको। ठीक है, और पेपर में इसके बाहर नहीं आएगा। ठीक है, पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है, तो जो पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है खाद्य पदार्थों का वहन एवं परिवहन। ठीक है, वहन एवं स्थानांतरण। ठीक है, 16वां क्वेश्चन देखिए, मानव में इंसुलिन का कार्य होता है, तो मानव इंसुलिन का कार्य क्या होता है, रक्त में शर्करा स्तर का नियमन। ठीक है, ये इसका कार्य होता है इंसुलिन का, वो भी मानव में। ठीक है, 17वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 17वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नर जनन तंत्र है। ठीक है, तो नर जनन तंत्र कौन सा, इसमें शुक्राशय, क्योंकि जो गर्भाशय है, अंडवाहिका है और अंडाशय है, ये किसके है, मादा जनन तंत्र है। ठीक है, आपको ऑप्शन में आ सकता है कि मादा जनन तंत्र कौन सा है, तो आपको इनमें से ऑप्शन दे देगा, आपको इसी पे ट्रिक लगाना है, लेकिन जब पूछ देगा नर जनन तंत्र तो आपको लगाना है शुक्राशय। ठीक है, 18वां क्वेश्चन देखिए, मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी, कहां प्राप्त की थी आपको ये बताना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरजाघर से। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम में आने के पूरे चांस है। ठीक है, 19वां प्रश्न देखिए, मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है, माता के या फिर इस पे या फिर इस पे। ठीक है, आपको ये ऑप्शन दिया है, लेकिन पिता से प्राप्त लिंग गुणसूत्र पर ही निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, 20वां क्वेश्चन देखिए, बहुत लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। पानी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो बहुदिशीय होता है या फिर द्विदिशीय होता है या फिर एक दिशीय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक ही दिशा में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हो गए आपके पूरे 20 बहुविकल्पी प्रश्न जिनका आपने सही उत्तर देख लिया। अब चलते हैं आप अपने उपभाग की ओर, जो आपका खंड 1 है, यानी कि जो खंड ब है उपभाग 1। उपभाग 1 में आपको क्या आता है, आपको क्वेश्चन आता है उपभाग 1 से। ठीक है, तो इसमें दिया है वर्णनात्मक प्रश्न जो आपको कॉपी पर लिखना होता है और कैसे लिखना है सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, आपको सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, जिन क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना है, ये आपके पेपर में 100% छपने वाला है, इसलिए इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को तैयार करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी आपके पास टाइम बहुत है, इसलिए इन क्वेश्चन को जरूर से देख लेना और तैयार भी कर लेना। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, तारों की तरह ग्रह टिमटिमाते क्यों नहीं है और समझाइए। ठीक है, इसको समझाना है। विलंबित सूर्यास्त क्या होता है, उपयुक्त चित्र सही समझाना है। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, अब देखिए 22वां क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। निम्न निकट दृष्टि दोष क्या होता है,
इस दोष का निवारण कैसे किया जा सकता है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, 50 सेंटीमीटर से फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करना है। तो अवतल लेंस की क्षमता आपको पता होगा 1/f होता है, तो f का मान दिया है 1/50 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 50 सेंटीमीटर दिया है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे 100/f लिखेंगे, और f का मान दिया है 50, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 आपका डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, लेंस की जो क्षमता होती है किसमें मापा जाता है, डायोप्टर है, इसलिए इसका डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, इसका 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 23वां क्वेश्चन देखिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो आपको पता होगा, आपने जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोधों का पार्श्व संयोजन क्या होता है, इसके सूत्र द्वारा समझाइए, यानी कि सूत्र सही से आपको समझाना है। जो क्वेश्चन यहाँ पर लग सकते हैं उनको जरूर से लगा कर दिखाऊंगा, और जो क्वेश्चन नहीं लग सकते उनको आप जरूर से तैयार कर लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम आपको समझाना है, और दूसरा दिया है विद्युत धारा का तापी क्या होता है, इसे सूत्र द्वारा समझाना है। ठीक है, ये नहीं कि विद्युत धारा का तापी प्रभाव क्या होता है, इसे आपको समझाना है। तो जो विद्युत हीटर होता है विद्युत धारा के तापी प्रभाव पर ही निर्भर करता है, इसलिए आपको इसको डिटेल में समझा देना है ताकि एग्जामिनर को कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अथवा दिया है, या फिर आपको इसको करना है या फिर इसे करना है। ठीक है, अथवा में दे दिया है, तो आपको 6 ओम वाले प्रतिरोधक में ये सब क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है, और बहुत ही बारीकी से इसको तैयार करके चले जाना है, यही पेपर में आने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 6 ओम प्रतिरोध में प्रति सेकंड 216 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या दिया है, घरेलू विद्युत परिपथ में जीवित तार, यानी कि जिसको भू संपर्क कहते हैं, तार तथा उदासीन तार के आवरण के रंग लिखिए। यानी कि इसको बताना है कि जीवित तार किस कलर के होते हैं, भू संपर्क तार किस कलर के होते हैं, और उदासीन तार जिसको न्यूट्रल बोला जाता है किस कलर के होते हैं, आपको बताना है। ठीक है, ये हो गया आपका उपभाग 1। अब उपभाग आपको 2 देखना है, जिसमें आपको क्वेश्चन दिए होते हैं केमिस्ट्री के। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन आपको आते हैं केमिस्ट्री के, और बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ये क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि जिंक कार्बोनेट और जिंक ऑक्साइड प्लस जिंक ऑक्साइड डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करने के लिए कहा गया है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। ठीक है, इसको आपको संतुलित लिखना है और इसका सूत्र भी लिखना है। सबसे पहले आपको पता होगा जिंक कार्बोनेट दिया, तो यहाँ पर लिख लेंगे ZnCO3। ठीक है, ZnCO3 आपको ये नोट कर लेना है, पेपर में जरूर से आएगा ये क्वेश्चन पेपर में जरूर से आने वाला है, इसलिए आपको कॉपी पर नोट कर लेना है, और कल जाकर आपको पेपर में पूरा छाप देना है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन बाहरी से नहीं आएगा। ठीक है, आपको ऐसे ट्रिक लगा देना है, निशान लगा देना है इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है जिंक ऑक्साइड, तो जिंक ऑक्साइड का सूत्र होता है ZnO। जरूर से आप नोट कीजिए, क्योंकि आज अगर आप नहीं नोट करेंगे तो कल आपको पेपर में पछताना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि क्या हो जाएगा CO2, ये हो गया आपका रासायनिक संतुलित समीकरण। ठीक है, अब दूसरा देखिए हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। ठीक है, और यहाँ पर दिया है क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का सूत्र क्या हो जाएगा H2, और यहाँ पे क्लोरीन का सूत्र हो जाएगा Cl2। ठीक है, अब ऐसे करेंगे हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड दिया यानी कि HCl। अब देखिए यहाँ पर बैलेंस नहीं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 क्लोरीन है, लेकिन यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है और एक ही क्लोरीन है, तो इसलिए आगे लगा देंगे 2, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो जाएगा और 2 क्लोरीन भी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ये हो गया आपका रासायनिक समीकरण। अगर आप ऐसे लिख देंगे तो आपको 1 नंबर तुरंत मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न के सम्मुख उसका नंबर भी दिया गया, जैसे ये वाला अगर आप प्रश्न करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोराइड अम्ल। ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या दिया है, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, तो मैग्नीशियम का आपको सूत्र पता होगा Mg। ठीक है, Mg से क्या हो जाएगा आपका मैग्नीशियम, Mg हो गया। ठीक है, प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है HCl। अब ऐसे आप 3 लगाएंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड यानी कि MgCl2। ठीक है, MgCl2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन को आप लिखते हैं H2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर Cl2 2 है, लेकिन यहाँ पर Cl2 1 ही है, तो यहाँ पर आप लगा देंगे क्या, यहाँ पर 2। अब आपका देखिए सब कुछ बैलेंस हो गया। ठीक है, बैलेंस आपको करना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पर Cl2 2 है तो यहाँ पर भी Cl2 2 ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देख लीजिए सब कुछ बराबर, यहाँ पर Mg 1 है, यहाँ पर भी Mg 1 है, सब बैलेंस है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड, इसको जब तीर से निशान करेंगे तो पोटेशियम आयोडाइड बनेगा प्लस बेरियम ब्रोमाइड बनेगा। तो आपको इसको सूत्र भी लिखना है और इसको संतुलित भी करना है। तो सबसे पहले आप सूत्र लिखिए, तो पोटेशियम ब्रोमाइड का सूत्र होता है K और Br, मतलब पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है, प्लस बेरियम आयोडाइड, बेरियम आयोडाइड का आपने सूत्र पढ़ा होगा, बेरियम से Ba और आयोडाइड लेगा है यानी कि I2। अब ऐसे चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड का आपको चिन्ह पता होगा, Ki होता है पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, प्लस लगाएंगे बेरियम ब्रोमाइड, बेरियम ब्रोमाइड का क्या होगा,
Br2, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2, यहाँ पर देखिए Ki है, ठीक है, Ki हो गया, लेकिन यहाँ पर I2 है, यहाँ पर देखिए I2 है, यहाँ पर I1 है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे 2, तो यहाँ पर देखिए 2K हो गया, लेकिन यहाँ पर K1 है, तो यहाँ पर फिर 2 लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब 2K हो गया, यहाँ पर भी 2K हो गया, अब यहाँ पर 2Br है, यहाँ पर भी 2Br है, ठीक है। आपका सब कुछ बैलेंस हो गया और आपका राइट आंसर भी हो गया, ठीक है। आपको इसको जरूर तैयार कर लेना, कापी पर अभी लिख लीजिए, मैं कह रहा हूँ, नहीं तो बाद में आप जरूर पछताएंगे कि काश मैंने लिख लिया होता, ठीक है। ये हो गया आपका रासायनिक समीकरण। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 26वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि रासायनिक समीकरण देते हुए कारण सहित समझाइए, ठीक है। सबसे पहले इसका रासायनिक समीकरण भी लिखना है और कारण सहित भी समझाना है। तो सबसे पहले आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। तनु H2SO4 में जिंक डालने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, परंतु सिल्वर डालने पर नहीं निकलती है। आपको कारण सहित समझा देना है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कार्बन के सहसंयोजी आबंध को समझाइए, ठीक है, इसको आपको समझा देना है। आपको अगर यहाँ पर लिख के दिखाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, इसलिए आप लोग इसको जरूर तैयार कर लीजिए। गूगल हो फिर या फिर ChatGPT, आप कहीं से भी इसका आंसर मंगा लीजिए, ठीक है। 17वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखना है। IUPAC नाम आपको पता होगा, जैसे मैं आपको बता देता हूँ इनका IUPAC नाम क्या है, ठीक है। यहाँ पर देखिए CH3 CH और CH3 और यहाँ पर OH लिखा है। अब देखिए OH लिखा है, यानी कि आपको आल अंत में लगा देना है, ठीक है, आल, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए C 3 बार आया है, यानी कि प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए OH जो लगा है वो दूसरे नंबर पे लगा है, यानी कि प्रोपेन टू आल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेन टू आल, ठीक है, प्रोपेन टू आल हो गया आपका राइट आंसर, प्रोपेन टू आल। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में 100% छपने वाला है, 100% छपने वाला है, इसलिए इसको जरूर से तैयार कर लेना सबसे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए CH3 CH2 CH2 Cl, यहाँ पर देखिए Cl पहले नंबर पे लगा, तो यहाँ पर सीधा से लिख देंगे 1, यानी कि पहले नंबर पे लिखा है। आप इधर से भी गिन सकते हैं, इधर से, जिसमें पहले आएगा उधर से ही आप गिनेंगे। अगर ये Cl इधर से लगा होता तो मैं इधर से गिनता, ठीक है। आपको इधर से गिनना है, Cl पहले नंबर पर लिखा, पहला हो गया, ठीक है, और यहाँ पे डैश दे देना है। अब यहाँ पर देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन हो गए, तो आपको 3 कार्बन से लिखना है, ठीक है, क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्लोरीन लगा है ना, इसलिए आप लगेंगे क्लोरो, ठीक है, क्लोरो हो गया। अब देखिए यहाँ पर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन है, इसलिए प्रोपेन लिखेंगे, ठीक है, प्रोपेन। ये हो गया आपका IUPAC नाम, और बहुत ही जबरदस्त नाम, ठीक है। आपको इसको पेपर के लिए जरूर तैयार कर लेना, ये आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। आपको हर क्वेश्चन तैयार कर लेना है, पूरा पेपर देख कर जाइए, आप पेपर में छाप देंगे, पूरा बवाल मचा देंगे अपने पेपर में, ठीक है। एथेनॉल क्षारीय K-4 से क्रिया करवाना है, तो आप करवा लीजिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से आपको क्रिया करवाना है और उसका उदाहरण भी लिखना है, ठीक है। यहाँ पर समीकरण भी लिखने के लिए कहा है, समीकरण भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आप लोग कमेंट में जरूर से बताना है कि मैं नहीं कर पाया, और आप इसका पूरा सॉल्यूशन बता दीजिए। यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिकों में से क्रियात्मक समूह को पहचानना है और क्रियात्मक समूह का नाम भी लिखना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, क्या यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH_O दिया है, तो इसका नाम क्या है और इसके समूह का नाम लिखना है, ठीक है। क्रियात्मक समूह का नाम क्या हो जाएगा, इसके एल्डिहाइड समूह, ठीक है, एल्डिहाइड समूह का ये है, आपको याद रखना है। अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो लिख लीजिए, यही पेपर में आने वाला है, ठीक है। अब दूसरा देखिए किस समूह का है, तो ये कार्बोक्सिलिक समूह का। यहाँ पर क्या है कि डबल बॉन्ड से O जुड़ा है और यहाँ पर OH भी जुड़ा है, इसलिए क्या हो जाएगा कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक समूह अम्ल, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह, ठीक है। ये हो गया किस समूह का, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह का हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में आएगा ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर समूह लिख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर भी समूह लिख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका अगला क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है, ये जरूर तैयार कर लेना, ये भी जरूर तैयार कर लेना, ये भी जरूर तैयार कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो अवभाव आपको 3 से दिया है, यानी कि जो आपका तीसरा है, किससे, बायोलॉजी से। बायोलॉजी में आपको क्या क्या लिखना है, विभिन्न पोषी स्तरों के विविध उदाहरण देते हुए व्याख्या करना, ये हो गया आपका। और यहाँ पर आपको इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है किन्हीं 2 पर, ठीक है, या फिर इस पर लिख सकते हैं, या फिर इस पर, या फिर इस पर, किन्हीं 2 को ही करना है, ठीक है। ये हो गया आपका 29वां क्वेश्चन। अब आपका 30वां क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्सर्जन क्या है, मानव में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करना। आपको चित्र बनाना है मूत्र नलिका का, ठीक है, आपको ये सब बना देना है, ठीक है। ये हो गया आपका, और आपको इनमें से कोई पे एक पे टिप्पणी देनी है, आपको जरूर से करना है, या फिर आपको अथवा भी यहाँ पर दिए हैं,
अथवा में आपको कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे आपको वहाँ पर देखिए या टू पीढ़ी में दृश्य रूपी आपको ये क्वेश्चन मिल गया है, या फिर आप इसे भी कर सकते हैं। आप इनमें से कोई एक ही करेंगे, इन दोनों को कर लीजिएगा या फिर इसे कर लीजिएगा, या फिर इसे आप जरूर से करना, ठीक है, इसे जरूर से करना है। इसमें से आप कोई सा भी कर सकते हैं। तो ये पेपर है और जल्दी से जाइए आप इसका उत्तर मांगा देख लीजिए और सब कुछ जाइए पेपर में छाप लीजिए। ये रहा आपका पूरा प्रश्न जो आपको मैंने करवा दिया। एक भी प्रश्न आपको डाउट में नहीं रहेगा होगा, हर एक प्रश्न जितना मैंने हो सका उतना करवाया। ये सब आपका इंग्लिश मीडियम से है, जो इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं वो भी अपना प्रश्न समझ गए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। बाकी अगर चैनल पर बने रहना चाहते हैं और हर एग्जाम को फोड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।